चलिए आज बंगाल की लोक कथाओं की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसकी शुरुआत एक अंधेरी तूफानी रात से होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन अजीब से नियम से। नियम यह है कि गांव के लोग सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब पार नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? बस इसी सवाल के साथ हम इस पूरे रहस्य में उतरना शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है तूफानी स्वागत। यहाँ एक नया घर है, एक अजीब सी चेतावनी है और एक ऐसा राज है जो देर रात को सामने आता है। तो होता यह है कि तपन, जो नए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, अपने परिवार के साथ एक सुनसान सरकारी बंगले में पहुंचते हैं, और वो भी एक जबरदस्त तूफान के बीच। उनका जो केयर टेकर है भुवन, वो रात में उन्हें वहां ले जाने से बहुत हिचकिचाता है, और जब वो मान भी जाता है तो अजीब बात यह है कि वो गाड़ी में बैठने के बजाय एक अलग लंबे रास्ते से पैदल चलने की जिद करता है। और कारण वही एक नियम। अब जब परिवार गाड़ी से जा रहा होता है तो उन्हें नदी के किनारे तेजी से चलता हुआ एक साया नजर आता है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो भुवन ही है, पर एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? वो तो पैदल था और उसने तो दूसरा रास्ता लिया था ना। जैसे ही वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं और भुवन से पूछते हैं तो उसका जवाब रहस्य को और भी गहरा कर देता है। वो कहता है, मैं तो उस रास्ते से गया ही नहीं, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं। तो फिर सवाल यह है कि नदी किनारे उन्होंने किसे देखा था? रात का ये जो रहस्य है वो सुबह होते होते और भी ज्यादा गहरा जाता है। तो दूसरा अध्याय है उल्टे पैरों के निशान, जहां सुबह की कीचड़ में एक ऐसा सुराग मिलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अगली सुबह जब परिवार उठता है तो उन्हें घर के दरवाजे तक कीचड़ में पैरों के निशान दिखाई देते हैं, पर ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि ये नदी से घर की तरफ आ रहे थे। सोचिए जरा, आधी रात को नदी से निकलकर किसकी हिम्मत होगी चलने की? और यहीं पर ये पूरी पहेली और ज्यादा उलझ जाती है। देखिए, आमतौर पर जब कोई चलता है तो पैरों के निशान कैसे होते हैं? एड़ी आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ, है ना? लेकिन ये जो निशान थे ये बिल्कुल उल्टे थे, पंजे आगे की तरफ और एड़ी पीछे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टे पैर लेकर सीधा घर की तरफ चला आ रहा हो। और जब वो इस बारे में भुवन से पूछते हैं तो वो एक ऐसा जवाब देता है जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। और यहीं पर पहली बार मेछो भूत का जिक्र आता है, बंगाल की लोक कथाओं का वो प्राणी जिसकी आत्मा कच्ची मछली के लिए हमेशा तरसती रहती है। कहानी अब कुछ दिन आगे बढ़ती है। तीसरा अध्याय, नदी किनारे की लड़की। एक खूबसूरत चेहरा, एक बहुत ही अजीब सी मांग, और फिर अचानक गायब हो जाना। अब होता यह है कि परिवार की बेटी सुगंधा को मछली खरीदने के लिए बाजार भेजा जाता है। नदी के पास उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है जिसकी आंखों में गहरा काजल लगा होता है। वो लड़की बताती है कि वो पास में ही रहती है और सुगंधा उससे वादा करती है कि वो अगले दिन उसके साथ खेलने आएगी। बातों बातों में वो लड़की एक बहुत ही अजीब और सीधी सी मांग करती है, मुझे मछली दोगी? और ये मांग सीधे सीधे कहानी के मेछो यानी मछली वाले हिस्से से जुड़ जाती है। ठीक उसी वक्त सुगंधा की बहन उसे आवाज देती है, और जैसे ही सुगंधा अपनी बहन से उस लड़की का परिचय कराने के लिए मुड़ती है, वो देखती है कि वो लड़की वहां है ही नहीं, पूरी तरह गायब, जैसे हवा में घुल गई हो, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब माहौल और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। कहानी का चौथा अध्याय, खौफनाक वापसी, जहां अंधेरा होते ही घर लौटने का साधारण सा सफर एक डरावने पीछा करने में बदल जाता है। अब सुगंधा के साथ जो होता है वो सच में डरा देने वाला है। जैसे ही वो बाजार से घर की तरफ लौट रही होती है, उसे सड़ी हुई मछली की बहुत तेज बदबू आती है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई परछाई है जो उसके साथ साथ चल रही है, और फिर एक पेड़ की बड़ी सी डाली अचानक टूटकर उसके ठीक सामने गिरती है, और उसके बाद उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, बस सीधे उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे मछली दो। सुगंधा डरकर और तेजी से चलने लगती है, और वो आवाज अब गुस्से और धमकी में बदल जाती है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी? बेतहाशा डरी हुई सुगंधा अपनी पूरी ताकत लगाकर भागती है और सीधा घर के दरवाजे पर आकर गिर पड़ती है। वो हाफते हुए अपने परिवार को वो पूरी भयानक कहानी बताती है जो उसके साथ हुई।
और अब हम इस कहानी के सबसे भयानक मोड़ पर आ गए हैं। 5वां और आखिरी अध्याय, भूत का कब्जा, जहां देर रात का एक नाश्ता एक अंतिम और बेहद खौफनाक सच्चाई में बदल जाता है। आधी रात का वक्त, रसोई से कुछ अजीब सी खटपट की आवाज़ें आने लगती हैं। माँ जब जाकर देखती है तो जो मंजर वो देखती है उससे सच में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी बेटी सुगंधा रसोई के फर्श पर बैठी है और अपने नंगे हाथों से कच्ची, खून से लथपथ मछली खा रही है। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए हैं। जब उसकी माँ उसे झकझोरती है तो सुगंधा के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उसके नहीं होते, वो आवाज़ किसी और की होती है। उसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं उसके साथ रहूंगी। ये शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोचो भूत ने सुगंधा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब कोई लोक कथा, जिसे हम अक्सर अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, वो हमारे अपने ही परिवार की हकीकत बन जाए?